सकते हैं इसका जो फ्रंट पेज है वो इस तरह का है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे इस लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी लॉ के स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि उन्हें CRPC की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि आप एक एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं या एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉ को जानने में इंटरेस्ट रखता है, तो दोस्तों आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। यानी कि जो क्रिमिनल कोड्स में जो प्रोसीजर चलता है वो किस तरीके से वो प्रोसीजर चलता है, उसको जानने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास जो बुक है CRPC की वो ये है आर वी केलकर की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की ये बुक मेरे पास है। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट पेज है वो इस तरह का है और बैकग्राउंड इसका ऐसा है। तो जैसा कि बैक में जो ज़्यादातर नॉवेल्स में या सभी बुकों पे जो पीछे शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा रहता है वो इस बुक के पीछे भी लिखा है। इसमें आपको सब पता चल जाएगा, एक शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये बुक में क्या क्या है। तो दोस्तों, ये बुक फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा ये फॉरवर्ड की गई है। एच आर खन्ना जी के द्वारा ये फॉरवर्ड की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये बुक मैंने 1 साल पहले ली थी, 1-1.5 साल पहले। तो ये बुक मुझे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये बुक केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये मार्केट में उपलब्ध है, हिंदी में ये बुक उपलब्ध नहीं है। हिंदी में ये बुक उपलब्ध नहीं है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये बुक उपलब्ध है। तो दोस्तों, जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं और जो भी लोग हैं जो इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो यदि वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए हैं तो यदि वो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं, उनकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पे पकड़ है, तो वो इस बुक को ईजिली पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस बुक की जो इंग्लिश की लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा लूसिड है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इजीली इस बुक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक की जो और ख़ासियत ये है कि इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर दिया गया है, जैसे कि इसमें वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर दिया गया है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। जैसे कि होता है, जैसे कि पहले क्या होता है, FIR लॉन्च होती है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में 173 के अंतर्गत, फिर चार्ज फ्रेम करता है कोर्ट मजिस्ट्रेट, तो उसके बाद पूरा ट्रायल चलता है। तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज क्या है, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज क्या है, वो आपको इस बुक को पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। बियर एक्ट भी मेरे पास है, बियर एक्ट मेरे पास ये है। तो दोस्तों, बियर एक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बियर एक्ट्स में सब चीज़ें क्लियर नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें कि व्यक्ति समझौता कर सकता है, उसमें व्यक्ति को माफ़ी मिल जाती है समझौते के आधार पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बुक में जब मैंने ये पढ़ा तो इसमें ये भी पता चला कि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें कि समझौता नहीं हो सकता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस भी हैं, उन्होंने नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में व्यक्ति को उसे एज अ कंपाउंडेबल ट्रीट किया और उसमें उसको माफ़ किया गया। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जैसे कि आप जनरली जानते हैं कि जो CJM कोर्ट है वो केवल 7 वर्ष तक की सज़ा, 7 वर्ष तक की जिसमें सज़ा है, उसी का ही वो ट्रायल सुन सकते हैं, उसी का ट्रायल वो ट्रायल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में क्या असली में ऐसा है, तो ये सब चीज़ें आपको ये बुक पढ़ने के बाद ही पता चलती हैं कि आखिर जो बियर एक्ट में लिखा है कि वैसे का वैसा ही है या फिर कुछ अलग है, या बियर एक्ट को हमने ढंग से नहीं पढ़ा। ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं इस बुक को पढ़ने से। तो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है, फॉलोइंग आर द यूनिक फीचर ऑफ द बुक्स, लेटेस्ट केसेस इंक्लूडिंग द केस ऑफ द हरदीप सिंह, धर्मपाल सिंह। तो इसमें जो लेटेस्ट केस लॉ हैं
वो इसमें दिए गए बहुत सारे केस नोटिस आपको मिल जाएंगे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 का, जिसमें ये कहा गया कि इन कॉग्निजेबल केस इट इज़ मैंडेटरी टू लॉन्च FIR। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में। और इसमें दूसरा जो सेकंड पॉइंट लिखा गया, अमेंडमेंट्स मेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था, जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जो IPC और CRPC के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट हुए वो उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है, बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है, अच्छी जानकारी दी गई है। तो वो उसके बारे में जानने के लिए भी ये बुक आप पढ़ सकते हैं। प्रोविंग दी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो एडवोकेट्स हैं स्टूडेंट्स के सामने जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी सॉल्व करने का इसमें कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। इसे वन ऑफ दी बेस्ट बुक्स जो बेस्ट बुक्स हैं CRPC की, उन बेस्ट बुकों में से इस बुक को एक माना जाता है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये बुक है। तो दोस्तों आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ आप और भी बुक पढ़ सकते हैं CRPC की, लेकिन मैंने जो CRPC की बुक ये पढ़ी और मुझे बहुत ईजी लगी। ख़ास तौर से मैं भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज जो दी गई है बहुत ही ज़्यादा लूसिड लैंग्वेज है। आप ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम कोई भी एक चैप्टर खोल के देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो हमने ये चैप्टर 8 इसका खोला है। ये चैप्टर 8 है इसका, ये आप देख सकते हैं। इसका ये चैप्टर है, ये है प्री ट्रायल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। तो इसमें बताया गया है कि तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है, जो भी चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले उसका बताया गया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जो लेजिस्लेचर ने जब ये कानून बनाया, ये धारा बनाई, तो उसके पीछे उन जिन लोगों ने ये बनाया उन लोगों का इंटेंशन क्या था वो पता चलता है। इसके शुरू में ही ये हेडिंग आपको मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द चैप्टर। तो इसमें ये बताया गया। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो दोस्तों पूरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ व्यूड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस एज जनरली कंसिस्ट ऑफ। तो उसमें डिटेल में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, प्रोसीडिंग टू दी स्पॉट, जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पर ऑफेंस कारित हुआ है, वहाँ पर तुरंत वहाँ पर पहुँचना। असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस, जो भी केस के जो भी रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको असरटेन करना, निश्चित करना कि ऐसा ही हुआ होगा, ये हुआ होगा, तब ये ऑफेंस हुआ है। और थर्ड पॉइंट इसमें है जो इन्वेस्टिगेशन में आता है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत इंक्लूड है वो है डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर जो सस्पेक्टिव पर्सन है, जो एक्यूज है, उनको उनका पता लगाना और उनकी अरेस्ट करना। तो अरेस्टिंग भी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। तो दोस्तों फोर्थ इसमें पॉइंट है जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस विच में कंसिस्ट ऑफ। तो जो इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो ये सब हो रहा है किस लिए हो रहा है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। और एविडेंस कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन। तो पुलिस जो 161 के बयान लिखती है, जो भी ऑफेंस के संबंध में जानकारी रखते हैं, या पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति को जानकारी होगी कि ऑफेंस क्यों हुआ है, तो उन व्यक्तियों के 161 के CRPC के अंतर्गत बयान लिखना, उनका इंट्रोगेशन करना। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। टू सर्च द प्लेस एंड सीजर ऑफ थिंग्स कंसीडर नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन और टू बी प्रोड्यूस एट द ट्रायल। तो
वहाँ पर जो चीज़ों को ढूंढना और चीज़ों को जब्त कर लेना, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, तो उसको सीज कर देना और कोर्ट में उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देना। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन का जो हम जानते हैं रिज़ल्ट होता है कि या तो एफआर लगेगी या चार्जशीट लगेगी। अगर केस नहीं बन रहा होगा तो एफआर पुलिस लगाएगी, नहीं तो चार्जशीट लगाएगी यदि मामला बन रहा होता है। तो दोस्तों ये बुक बहुत ही अच्छी है सीवी केलकर की, और मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसके साथ आप और भी बुक पढ़ें। अभी मैंने ये बुक अभी इसी महीने ख़त्म करी है इस बुक को, तो मैं और कोशिश करूँगा कि दूसरी सीआरपीसी की बुक में पढ़ने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी इनफ नॉलेज है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को समझने के लिए, चाहे आप एज अ एडवोकेट हों, लॉ स्टूडेंट्स हों, या आप एक जनरल पर्सन हो जो कि लॉ में इंटरेस्ट रखता है, चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। तो दोस्तों कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है वो सब आप इसके ज़रिए काफ़ी हद तक समझने की कोशिश कर सकते हैं। पूरा तो नहीं समझ सकते हैं जो कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकल वे में ही आती है, लेकिन काफ़ी हद तक आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।